हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग का प्रिपरेटरी टेस्ट 2, जिसमें सब्जेक्ट है फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पेपर है, वेल बैलेंस्ड पेपर है, इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं पेपर नहीं दिया था स्कूल में, तो इसलिए भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज़ भी अच्छे हैं, सेक्शन बी भी अच्छा है, सी भी अच्छा है, डी भी अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा पेपर है और इसको आप सॉल्व करके जाओगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके। तो सेक्शन ए की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप टू रेस्ट फैटीग। तो उसका होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, 50 मीटर रन वॉक एम्स टू मेजर एन एथलीट्स स्पीड। ठीक है, जब भी 50 मीटर रन की बात आ रही होगी तो स्पीड ही टेस्ट किया जाएगा, एक्सप्लोजिव स्पीड, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, यही सब टेस्ट किया जाएगा 50 मीटर, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, जब 600 मीटर रन की बात आएगी या वॉक की बात आएगी, तब हम बोल सकते हैं कि एंड्योरेंस भी चेक हो रहा है, स्टेमिना भी चेक हो रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, तो वो उसमें सिर्फ स्पीड चेक नहीं होता है, इसमें 50 मीटर में स्पीड चेक ही होता है सिर्फ। ठीक है, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, फिर लिखा है कि कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया माना जाता है। फर्स्ट लॉ होता है, सबको मालूम है। व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स होते हैं दोस्तों जो कि आप जैसे कि आपको विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन बी का डेफिशिएंसी है तो उसमें आप बेसिकली पिल्स लेते हैं या कोई दवाई लेते हैं, या फिर जैसे आपको प्रोटीन की कमी है तो आप वे प्रोटीन लेते हैं या कोई एक दूसरा सप्लीमेंट लेते हैं। आजकल तो बहुत आ गए मार्केट में। तो कोई भी न्यूट्रिशन जो आप में कम है और आपकी जो डाइट से वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसको हम लोग फूड सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स, एक्चुअली बुक में तो लिखा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, बट इधर तो ऑप्शन में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है ही नहीं, तो हम बेसिकली इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स ही बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू वन वेंट्रिकल बीट। इसका आंसर है 70 to 90 ml पर बीट। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो एंड मेट्रिक। तो आइसो मतलब होता है कांस्टेंट और मेट्रिक मतलब होता है लेंथ। ठीक, आइडेंटिफाई द पोस्टल डिफॉर्मिटी। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, पोस्टल डिफॉर्मिटी करके कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली पोस्ट्यूरल डिफॉर्मिटीज़ मैंने सुना है, और अगर पोस्टूरियल डिफॉर्मिटीज़ आइडेंटिफाई करना है तो ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, राउंड शोल्डर, सभी पोस्टूरियल डिफॉर्मिटी होते हैं। ठीक है, अब इसमें आ रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो इसमें लिखा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ रिफर्स टू एबिलिटी टू स्ट्रेंथ अलॉन्ग विथ हाई स्पीड, दिस इज वाई इट इज़ यूज्ड इन स्विमिंग एंड पोल वॉल्ट। तो इसका दोनों सही है कि उधर भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगता है। ठीक, फिर डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिलीज मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो जब भी मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन और टाइम की बात आ जाती है तो हमेशा पावर ही आंसर होगा। तो आप लोग को देखना है कि कहीं पे फोर्स तो नहीं लिखा है, कहीं पे मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन तो या फिर एक्सपांशन तो नहीं लिखा है, और अगर द टाइम मेंशन्ड है तो आपका आंसर हमेशा पावर में होगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। अ लार्ज लैटरल कर्व इज़ नोन एज स्कोलियोसिस। इसमें स्पाइन बेसिकली लैटरली कर्व हो जाता है, कभी सी शेप भी बोलते हैं, एस शेप भी बोलते हैं, डबल स्कोलियोसिस होने में एस शेप बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट फैट। ये भी एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एक तो इधर वेट लिखा है, क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। इसका आंसर है सी, कि फैट इम्प्रूव्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स। हाउएवर इफ वी ईट मोर फैट then it may also harm the proper functioning of glands. Okay, there was also an option correct, मतलब मैं अगर इसको नेट में सर्च किया था तो इसमें लिखा था कि फैट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज़ ट्रू कि इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स योर ब्लड प्रेशर एज वेल। सो ए और सी में आपको जो भी ठीक लग रहा है आप टिक कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा टाइप का। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन दी अपर हाफ फॉर नॉकआउट फिक्चर। अपर हाफ के लिए n+1/2 आपको रखना पड़ेगा। मैंने एक फिक्चर
का PDF भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2 होगा। इसका हम लोग ने फिक्सचर भी बनाया, उसको भी डिस्कस हम लोग करेंगे लास्ट में, ठीक है। सेक्शन ई में फिक्सचर बनाने को है तो उसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री इन 1960? तो आंसर इसका रोम, ठीक है, रोम में हुआ था। अब आते हैं थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग में, PNF, डायनामिक, स्टैटिक, एक्टिव, पैसिव, ये सब इसको ना पहले इधर से पढ़ लेते हैं। कहाँ से? हम लोग ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से, ठीक है, कि क्या क्या ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसको हम लोग पहले खुद अपने से पढ़ते हैं, फिर ये जो मैचिंग है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द वेज टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी आर एज फॉलोज। It refers to stretching that involves putting muscular effort along with movement at the same time. Walking lunges, kicking action, moving the arm in circular motion are examples of dynamic stretching. मतलब कि अगर आप मस्कुलर एफर्ट डाल रहे हो मूवमेंट के साथ तो उसको हम लोग डायनामिक स्ट्रेचिंग बोलेंगे। दूसरी बात, स्टैटिक active stretching. Under this method, the muscles are stretched without moving the limbs. तो limbs को, limbs मतलब हमारे हाथ पैर हो गए, अगर हम अपने हाथ पैर को बिना हिलाए अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, और उस पोजीशन में रह रहे हैं फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, तो उसको हम लोग स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग बोलेंगे। स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड होल्डिंग द अदर लेग डायरेक्टली इन फ्रंट फॉर 20 to 30 सेकेंड इज स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग, ठीक है। एक पैर में खड़ा होना स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल है। दिस एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 स्ट्रेचेस पर मसल ग्रुप फॉर 30 सेकेंड्स ईच। इट इज़ ऑल्सो वार्म अप एक्सरसाइज, ठीक है। स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग में आते हैं। दिस ऑल्सो रिफर्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स विदाउट मूविंग द लिम्स। However, an external force is applied to hold the stretch in position, ठीक है। पैसिव स्ट्रेचिंग में क्या होता है दोस्तों, कोई और आके आपको हेल्प करता है स्ट्रेच करने में। बेसिकली आप ज़रूरी नहीं है कि आप ही कर रहे हो, या फिर एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, कोई दीवार, कोई कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको भी पैसिव स्ट्रेचिंग बोला जाएगा, ठीक है। द एक्सटर्नल फोर्स कैन बी सम अदर पार्ट ऑफ द योर बॉडी लाइक हैंड्स टू होल्ड और एन असिस्टेंस और एन इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने बोला था, ठीक। अब इधर आ जाइए, एक होता है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। इट यूजेस द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी और अ लिम्ब इन अटेम्प्ट टू फोर्स इट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन. This is a stretching or warming up by bouncing into a stretch position using a stretch muscle as a spring which pulls you out of the stretch position. The stretching can be performed rhythmically with a count. At each count, joint is stretched to the maximum limit and then it is flexed again. This type of stretching can lead to injury if body is not warmed up. You should proceed from slow swinging exercises in beginning followed by fast swinging exercises. So basically ballistic में क्या हो रहा है कि आप अपने मसल्स को मोमेंटम की हेल्प से स्ट्रेच कर रहे हो। जैसे बॉक्सिंग में अगर आप बहुत हाई स्पीड में बॉक्स कर रहे हो तो आपके मसल्स को आप एक मोमेंटम दे रहे हो स्ट्रेच होने का, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, जैसे आप मान के चलिए आपने मार्चिंग देखा होगा, मार्चिंग तो उसमें वॉक करते हुए जो लोग पैर है वो 90 डिग्री ऊपर कर देते हैं। तो 90 डिग्री ऊपर क्या उन लोग वॉलंटरीली कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग थोड़ा सा फोर्स दे रहे हैं, मतलब झटका जर्क दे रहे हैं अपने पैर को, और वो जर्क से पैर ऊपर पूरा 90 डिग्री जा रहा है। उन लोग पूरा 90 डिग्री खींच नहीं रहे पैर को, हर समय कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डाल रहे कि वो 90 डिग्री जाए पैर, नहीं, उन लोग कॉन्शियसली एफर्ट किस में डाल रहे हैं? मोमेंटम में, ठीक है। मोमेंटम में उन लोग एफर्ट डाल रहे हैं और अपने आप पैर ऊपर जा रहा है। तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग बेसिकली कह रहा है कि हम तो भैया एज अ स्प्रिंग एक्ट करेंगे मसल को, ठीक है, और हम लोग उसको मोमेंटम देंगे और वो खुद अपने आप में स्ट्रेच होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको बिना वार्म अप के करोगे, मतलब अगर मसल बहुत ही ज़्यादा मतलब वार्म्ड अप नहीं है, कोल्ड है,
तो हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए उस मोमेंटम के कारण, क्या पता मसल टियर हो जाए, मसल में डैमेज आ जाए। ऐसे मसल में डैमेज आना बहुत कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन मतलब कुछ हो सकता है ना हादसा। तो अब आते हैं पीएनएफ स्ट्रेचिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग या फिर फैसिलिटेशन टेक्निक। दिस इज एन एडवांस टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। PNF involves both stretching and contraction of a specific muscle group. This is done with the help of partner. ठीक है, इस the procedure is as follows. The muscle group is to be stretched, positioned. sorry. The muscle group to be stretched is positioned and stretched. The athlete then contracts the stretched muscle group for 8 to 10 seconds while a partner applies force to resist the movement. The immovable objects such as wall or heavy can be also used for resistance. The contracted muscle group is then relaxed, very little stretch. This is okay. सो बेसिकली हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आपका मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है और मस्कुलर एफर्ट भी लग रहा है, उसको डायनेमिक स्ट्रेचिंग बोल दिया। स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग में आप बेसिकली मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आपके जो लिम्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ठीक है। स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग में आप किसी एक्सटर्नल फोर्स का हेल्प ले रहे हैं, चाहे वो लिम्स हो सकते हैं आपका वो कोई एक असिस्टेंट हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है। अब बैलिस्टिक में आप बेसिकली मोमेंटम का यूज़ ले रहे हैं। पीएनएफ में प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, बेसिकली कोई एक असिस्टेंट आके आपके मसल ग्रुप को पोजीशन करके स्ट्रेच करता है और वो रेजिस्ट करता है कि वो स्ट्रेच पोजीशन से ना जाए। ठीक है। तो ये पीएनएफ स्ट्रेचिंग एक्चुअली फिजियोथेरेपी में बहुत काम आता है। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से बात भी की है पीएनएफ स्ट्रेचिंग के लिए, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आपके कोई भी अगर आपका मसल एकदम रुक सा गया है, वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सब काम आता है। ठीक है। अब मैच करते हैं हम लोग। तो मसल्स आर स्ट्रेच्ड विदाउट मूविंग द लिम्स। ठीक है। मसल जो स्ट्रेच हो रहे हैं विदाउट मूविंग द लिम्स, हम लोग ने पढ़ा था अभी स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग में। ठीक है। तो सी का तो 3 है। फिर स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग में involves both stretching and contraction of specific muscle groups. Bring your leg up high and then hold it there with your hand. अब उसमें बेसिकली डी का 2 होगा, क्योंकि इसमें हम लोग लिम्स यूज़ कर रहे हैं एज अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। और पीएनएफ स्ट्रेचिंग में इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स, तो पीएनएफ होगा। और डायनेमिक स्ट्रेचिंग होगा किकिंग एक्शन इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। मैं डी कर दिया हूँ गलती से, वो आंसर बी है। ठीक है। कि ए का 4, बी का 1 और डी का 2 और सी का 3। ठीक है। वक्रासन बेसिकली इधर लिखा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन मैंने मेरे जो बुक में चेक किया तो उसमें अस्थमा में भी वक्रासन यूज़ कर सकते हैं, हाइपर टेंशन में भी वक्रासन यूज़ कर सकते हैं, बैक पेन और आर्थराइटिस में भी वक्रासन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ओबेसिटी में भी एक हद तक कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी आप टिक कर सकते हो बेसिकली। बट अगर आपको कुछ एक टिक करना भी है तो हाइपर टेंशन को टिक कर दो। ठीक है। डैश इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा आंसर। स्प्रेन एक इंजरी है, कौन सा? लिगामेंट का। अनइंटेंशनल फिजिकल हार्म, नन ऑफ द अबव, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि वो फिजिकल हार्म तो अनइंटेंशनली रहता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में। तो ये आप थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं अपने जो भी पीटी टीचर है। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी बोल रहा है व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट इट। ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है इतना द अमाउंट ऑफ कैलोरीज विच यू बर्न व्हेन यू आर रेस्टिंग। ठीक है। तो इसका अच्छा डेफिनेशन NCERT में दिया हुआ है, तो मैं आपको वही पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए,
द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन इन रेस्टिंग कंडीशन, एंड रेस्टिंग कंडीशन नहीं, ठीक है, बट या फिर एंड रेस्टिंग कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो क्या है, नंबर ऑफ कैलोरीज है जिस नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन इन रेस्टिंग कंडीशन। इन अनदर वर्ड्स, BMR is the number of calories burnt by the body while performing basic life sustaining function. That is, a person who does not engage in any work still requires energy for the functioning of their internal organs. This energy is called बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई वॉकिंग, कोई स्ट्रेचिंग, कुछ भी नहीं कर रहे, आप लेटे हुए हैं 24 घंटे, उसके बाद भी आपको एनर्जी चाहिए, है ना, ब्रीदिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उस सब के लिए, आपको सर्कुलेशन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन को कुछ परसीव करने के लिए, नेचर को, तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए रहता ही है। यूनिट ऑफ BMR इज़ कैलकुलेटेड इन किलो कैलोरीज, है ना, हम लोग किलो कैलोरीज में डाइट में भी और BMR सब में किलो कैलोरीज सेम यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एनर्जी का होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। देयर आर फैक्टर्स दैट में अफेक्ट BMR, है ना, लाइक मसल मास, एज, स्टेट ऑफ माइंड, जेंडर्स, जेनेटिक्स, बॉडी कंपोजिशन एक्सेट्रा। Environment changes like change in heat and cold may also change the requirement of the body, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिया गया है कि मेल का कैलकुलेशन और फीमेल का कैलकुलेशन कैसे होगा। यहाँ पे भी एक BMR फॉर्मूला दिया गया है, हाँ, और दोनों अलग अलग है। तो अगर मैं दोनों से कैलकुलेट भी किया तो 100-200 कैलोरी का फ़र्क आता है, दो, है ना। तो थोड़ा बहुत सब में एरर है फॉर्मूले में। और एरर क्यों है, क्योंकि फैक्टर्स है दोस्तों, हमारा मसल मास, हमारा एज इसमें फैक्टर नहीं होता है। हाँ, एज फैक्टर हो रहा है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन मसल मास, स्टेट ऑफ माइंड, हमारा जेनेटिक्स कैसा है, हमारा बॉडी कंपोजिशन कैसा है, हमारा रेस क्या है, रेस के हिसाब से भी, जैसे इंडियन का अलग सिस्टम होता है ना, अफ्रीकन का, अमेरिकन का, ऑस्ट्रेलियन का, चाइनीज़ का, कोरियन का, सबका अलग अलग रेस है ना, सबका अलग अलग चीज़ है। तो उसके हिसाब से भी उन लोग का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से भी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी चेंज होता है। जैसे ये एनवायरनमेंट चेंजेस लाइक चेंज इन हीट एंड कोल्ड में ऑल्सो चेंज द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। हमारे जब ठंडी में रहता है तो बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाते हैं, ठीक है, तो उस समय बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। तो ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग ने फैक्टर्स पढ़ लिए, हम लोग ने बता दिया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या रहता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग टेस्ट और व्हाट इक्विपमेंट इज़ नीडेड विद इट। तो इक्विपमेंट का देख लो भैया, टेबल चाहिए हमें एडजस्टेबल हाइट का, हमें 2 येलो डिस्क चाहिए, येलो ज़रूरी नहीं है, येलो डिस्क चाहिए, कितने का, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका डायमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमें डिस्क चाहिए। और वो डिस्क को हमको 60 मीटर अपार्ट रखना है, 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर नहीं, 60 सेंटीमीटर अपार्ट रखना है। एक आपको रेक्टेंगल लेना है जिसमें आपका नॉन प्रिफर्ड हैंड रहेगा, वो रेक्टेंगल कितना डायमेंशन का होना चाहिए, 20 इंटू 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब इक्विपमेंट होता है, और एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। पर्पस क्या है प्लेट टैपिंग टेस्ट का, तो पर्पस है आपका कोऑर्डिनेशन इन लिम्ब मूवमेंट, आपके हैंड का कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे, आपका रिएक्शन टाइम क्या है, ये सब चेक करता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो और फिर आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो इसको याद रख लो, वो क्या मेजर करता है, हमारा क्या पर्पस है, वो मेजर करता है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ लेग, पेल्विक एंड ट्रंक मसल्स। लेग मसल्स, पेल्विक मसल्स, ट्रंक मसल्स को वो चेक करता है कि कितने स्ट्रॉन्ग है, प्लस वो स्टैटिक बैलेंस भी चेक करता है, हम लोग का कितना कोऑर्डिनेटिव बैलेंस है, कितना स्टैटिक बैलेंस है, वो भी चेक हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, न्यूटन्स लॉ मैंने किधर रखा था, न्यूटन्स लॉ बायोमैकेनिक्स में होगा ना, तो बायोमैकेनिक्स तो खुला ही नहीं है, हाँ इधर,
या फिर मैं इधर भी रखा हूँगा, क्या पता, हो सकता है। हाँ ये देखो, ये देखो एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, तो बेसिकली वो एप्लीकेशन मांग रहा है स्पोर्ट्स का, 2 मार्क्स का ही है। अगर आपको तीनों वो लिखने हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वो भी लिख सकते हो पहले और फिर एप्लीकेशन में आ जाना। तो एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स है, एज इन शॉर्ट पुट अ प्लेयर हु अप्लाइज मोर फोर्स एंड टॉसेज द शॉर्ट पुट एट करेक्ट एंगल हैज़ अ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट पुट, whereas a player who exerts less force has a lesser displacement of shot put. In discus throw, if we want to determine the force acting on discus, if it is accelerated at 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग इसका F इज इक्वल टू ma करके फोर्स 40 न्यूटन निकाल सकते हैं। When a ball is thrown, kicked or struck with an implement, it tends to travel in the direction of line of action and applied force. The greater the amount of force, the greater the speed the ball has. If a player improves leg strength through training while maintaining the same body mass, they will have increased ability to accelerate the body using legs, resulting in better agility and speed. सॉकर में भी रिक्वायरमेंट होती है टीम को कि वो ज़्यादा फोर्स से किक करे, जिससे बॉल हाई और फास्ट मूव करे, है ना। हाई मतलब हाइट में ज़्यादा, है ना। तो आप इसको F इज इक्वल टू ma से भी बता सकते हैं, है ना। और न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी आप बोल सकते हैं कि स्विमिंग में बहुत ज़रूरी होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। When you jump off a small rowing boat, you will push yourself forward towards the water. The same force used to go ahead will make the boat move backward. सॉकर मैच में हम लोग जब किक करते हैं बॉल को पासिंग के लिए हम लोग फोर्स एक फील करते हैं अपने लेग में कि हमें बेसिकली हमें रिएक्शन मिल रहा है ड्यू टू सॉकर बॉल, लेकिन हम लोग वो फील नहीं करते बिकॉज हमारे लेग में बहुत ज़्यादा मसल होती है और बेसिकली मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ मोशन इफ वी नीड टू जंप आवर लेग्स अप्लाई फोर्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड अप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स दैट प्रोपेल्स अस इनटू द एयर। तो आप स्विमिंग वाला बस कर सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि 2 मार्क्स का ही है ना। फिर लिखा है राइट द डिटेल्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हलासन। तो यहाँ पे मेरे पास, अरे कहाँ चला गया, हाँ हमारे पास यहाँ पे टॉप 17 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हलासन लिखा है। तो जो हलासन है वो डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि वो एब्डोमेन में प्रेशर डालता है, आपका कोर बहुत अच्छा हो जाता है इसके कारण, ठीक है। तो एब्डोमेन मसल्स आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर इफेक्टिव फॉर थायराइड ग्लैंड्स, है ना। इट इज़ अ रिवर्स फोर्स दैट हेल्प्स टू सिमुलेट ब्लड फ्लो इन एक्सट्रीम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली हम लोग बॉडी को कह सकते हैं एक तरीके से उल्टा कर दे रहे हैं, तो एक्सट्रीम प्रेशर में जाता है ब्लड फ्लो, मतलब रिवर्स हो जाता है और ऊपर वाले भाग में जो एक्सट्रीम प्रेशर से ब्लड फ्लो आता है। विथ प्रॉपर ब्लड फ्लो द अपर ग्लैंड सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड बिकम्स एक्टिव। फर्दर द एंडोक्राइन सिस्टम गेट्स सिमुलेटेड एंड फंक्शन बेटर। तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है, आपका पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड भी अच्छे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा आता है ना। फिर इसमें एक और वही चीज़ सेम ही चीज़ को एक्सटेंड कर दिया कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये अच्छा होता है ना। फिर ये मेनोपॉज में भी हेल्प करता है। फिर ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। देखो ये इम्यून सिस्टम वाला जो है ना पॉइंट, ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, कोई भी आसन हो, कोई भी तड़ासन भी क्यों ना हो, या ताड़ासन, सॉरी गॉड माई प्रोनाउंसिएशन इज़ सो बैड, बट प्लीज़ डोंट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन। ताड़ासन को, या ताड़ासन से लेके आप कोई भी आसन चले जाओ उसमें इम्यून सिस्टम आएगा। फिर बैक पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपका जो लॉर्डोसिस है, लॉर्डोसिस को भी हेल्प करता है वो करने में, हटाने में। बैक पेन, अर्थराइटिस, वो सब के लिए भी ठीक रहता है, ठीक। फिर हेल्पफुल इन मैनेजिंग डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है क्योंकि बेसिकली या ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में शुगर रहता है, यानी यू कैन गेट द पॉइंट। इफेक्टिवली रिमूव्स लेग क्रैम्प्स। अगर आपको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आप हलासन से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि फिर ब्लड फ्लो पैर में कम हो जाएगा और अपर बॉडी पार्ट में ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे रिकवरी, आपका जो पेन है वो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है।
फिर मेंटल बेनिफिट्स को देख लीजिए, तो स्ट्रेस रिलीफ करता है, माइंड को सूद करता है, क्लियर थिंकिंग करता है, क्योंकि आपके ऑफ कोर्स आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया है ब्रेन में, तो आपको थिंकिंग में भी अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि आपका फिर से ब्लड सर्कुलेशन उधर हो रहा है, तो हेयर की ग्रोथ होगा। ठीक है, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एपेटाइट, अगर आपको वेट लॉस की जगह वेट गेन करना है, एपेटाइट बढ़ाना है अपना, तो भी ठीक है। रिड्यूसिंग वेट करना है तो भी ठीक है। ठीक है, हेल्पफुल वार्म फॉर एथलीट्स एंड डिटॉक्सिफाइज द बॉडी। ठीक, तो ये सब बेसिकली बेनिफिट्स है, आप अपने मन से आराम से 2 मार्क्स का लिख ही सकते हैं। फिर लिखा है शॉर्ट नोट इन इक्विलिब्रियम, तो शॉर्ट नोट इन इक्विलिब्रियम को भी पढ़ लेते हैं भैया। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज दी, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं आपको तो अच्छे से दिख जाए। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बैलेंस और अ स्टेबल सिचुएशन वेयर ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर आउट वेयर नो चेंजेस आर अकरिंग। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेट है बॉडी का जहाँ पे सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आप एक बैलेंस्ड पोजीशन से या तो वॉक कर रहे होंगे या बैलेंस्ड पोजीशन से आप एक स्टैटिक पोजीशन में होंगे। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना, कि इट इज़ द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, जैसे आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ते समय भी आप गिर तो नहीं जा रहे हैं ना बेसिकली, तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट में, आपके सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है। फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जब आप खड़े हैं स्टेबल पोजीशन में, कोई आप योगा कर रहे हैं, कोई आसन कर रहे हैं, तब आपको अगर आप गिर नहीं जा रहे हैं, आपके मूव मतलब कुछ दिक्कत नहीं आ रहा, तो वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा। व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बट कंटिन्यूज टू मूव एट एन नोन स्पीड, अननोन स्पीड में क्यों होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल अ बॉल दैट मूव्स एट एन अननोन स्पीड, कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन इट इज स्टेशनरी इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर प्रिंसिपल टू, ये सब प्रिंसिपल तो नहीं आएगा। फिर आप एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, ये है सी सॉ, टग ऑफ वॉर, ये सब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो 2 मार्क्स का कवर हो जाएगा आपका, कि आपको डेफिनेशन लिखना है, आपको टाइप्स लिखने हैं और टाइप्स के थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख दोगे तो इनफ है। फिर सेक्शन सी में आते हैं, व्हाट आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ दीज। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या पढ़ते हैं? दीज विटामिन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर सोल्यूबल इन फैट सच एज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यूज़। ठीक है, लिवर और फैटी टिश्यूज़ में रहते हैं। विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। दिस विटामिन इज़ वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस एंड इज़ फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हेल्दी टीथ और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है। इसके सोर्सेज हैं एग योल्क, फिश, सनलाइट, वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, क्रीम एंड बटर। फंक्शन की, ये फंक्शन आपके नॉर्मल फंक्शनिंग में भी काम करता है। आपका कैल्शियम अब्जॉर्व करने की क्षमता बढ़ाता है, फॉस्फोरस अब्जॉर्व करने की क्षमता बढ़ाता है, मैग्नीशियम अब्जॉर्व करने की क्षमता बढ़ाता है। फिर आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है विटामिन डी। ठीक है, इसका डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मतलब जो भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके कारण ये हो सकता है। एक और हम लोग को जानना है, तो विटामिन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इट्स सोर्सेज आर कॉलीफ्लावर, स्पिनच, कैबेज। एंड फंक्शन क्या है? ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रिवेंशन ऑफ हैमरेज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग इन वुंड्स। मतलब ये बेसिकली आपका रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे हम लोग का अनीमिया हो सकता है और ब्लड फिर क्लॉट नहीं होगा। अगर आपकी कोई इंजरी होगा तो ब्लड फ्लो होते ही रहेगा, क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज़ 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी, राइट्स इट्स पर्पस एंड प्रोसीजर। आई थिंक ये आप लोग खुद ही कर लेंगे। 8 फुट अप एंड गो है ना, ये फुट अप एंड गो लिखा हुआ है, लेकिन ये एक रिकली एंड जोन्स टेस्ट होता है। 6 टेस्ट पढ़े ना हम लोग रिकली एंड जोन्स टेस्ट पे, तो उसमें से एक होता है, आई थिंक 5th टेस्ट ही है, तो ये सीनियर सिटीजन टेस्ट होता है। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक सीनियर सिटीजन को चेयर में बैठाना है और उस चेयर से 8 फीट दूर आपको एक कोन रखना है और उनको बोलना है कि आप जितने पॉसिबल, मतलब जितने स्पीड से जा सकते हैं, रन नहीं करना है, जितने स्पीड से वॉक करके जा सकते हैं उस कोन के पास,
और आ सकते हैं, मतलब मतलब 8 फीट जाना है और 8 फीट आना है, ठीक। तो पूरे एक साइकिल को हम लोग मेजर करेंगे टाइम से, और उस टाइम को एक चार्ट के हिसाब से, जो भी मतलब चार्ट है कि ये चार्ट होता है ना भाई टेस्ट का, कि ये गुड है कि एवरेज है कि स्लो है कि फास्ट है कि क्या है, तो उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। पर्पस बेसिकली एजिलिटी चेक करना है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बहुत चेक करना है, ठीक। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ना कोर्स में है नहीं, मतलब ये कोर्स में था क्लास 11th के, तो क्लास 11 का क्यों पूछ रहे हो भैया, आप मिक्स कर दे रहे हो व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो नहीं है ये स्पेशल ओलंपिक्स में एक है पोर्शन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सनस स्पेशल ओलंपिक्स में खेलते, बट एज सच डेफिनेशन और एक्सप्लेन करने वाला कोई 3 मार्कर का हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, तो ये स्किप करते हैं। हाउ लॉर्डोसिस कैन बी क्योर्ड थ्रू एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मेरे पास है करेक्टिव मेजर्स। जस्ट लाइक एनी अदर डिफॉर्मिटी, लॉर्डोसिस कैन ऑल्सो बी करेक्टेड effectively if measures are taken at an early age. These are the various exercises. तो exercises क्या क्या है? Lying in prone position, raise lower back region by keeping hands under abdomen, hips and shoulders down. Lying in prone position, push torso, that is upper portion of the body, by keeping pelvic region on the floor and palms flat on the floor. तो बेसिकली क्या है ये तो वो है यार, पार्शियल कलप्स, तो बेसिकली पार्शियल कलप्स करने बोल रहा है ना। सिटिंग ऑन अ चेयर, बेंड एंड रीच टू द फ्लोर विद शोल्डर्स पोजिशनिंग बिटवीन द नीज, तो बेसिकली वो रिकली एंड जोन्स टेस्ट को भी मेंशन कर दिया कि चेयर सिट एंड रीच है ना, जो कि मॉडिफाइड सिट एंड रीच टेस्ट भी होता है। lie on your back and lift feet vertically, perform हलासन और पश्चिमोत्तासन, ठीक है, और do sit-ups slowly। वही sit-ups को, अभी sit-ups तो उधर ही एक्सप्लेन है ना, तो क्यों बोल रहे हैं, ठीक। तो ये होता है। फिर लिखा है हाउ लॉर्डोसिस, नहीं, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द मेथड ऑफ एक्सेलरेशन रन और व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंटल इमेजरी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक। तो मेंटल इमेजरी मेरे पास 10th में है, नहीं मैं इसमें होगा ना 9th में, या mental imagery involves the athlete imagining themselves in an environment performing a specific activity using their senses. The images should have the athlete performing successfully and feeling satisfied with their performance. Mental imagery should not focus on the outcome but on the actions to achieve the desired outcome. Mental imagery itself can be useful in several circumstances, including developing self-confidence, developing pre-competition and competition strategies, which teach athletes to cope with new situations before they encounter them, helping the athlete focus his or her attention or concentrate on a particular skill he or she is trying to learn or develop, and है ना, competition situation में भी help करता है mental imagery, ठीक है। अच्छा हम लोग मेंटल इमेजरी में पहले आ गए क्या? ओह सॉरी गाइस, बट ये तो था ही ना एक क्वेश्चन, तो हम लोग फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं। मेथड ऑफ एक्सेलरेशन रन तो इधर ही होगा, आई थिंक ऊपर है। बेसिकली उसमें दौड़ना पड़ता है गंदे तरीके से, आपको जितना स्पीड है उतना आप दौड़िए और उस साइकिल्स को रिपीट कीजिए, ठीक है। फॉर एक्सेलरेशन रन, sprinter is required to run a specific distance. He starts from stationary position and tries to attain the maximum speed as soon as possible and tries to finish the distance at that speed. These accelerations are repeated 6 to 12 times with sufficient intervals between runs. The maximum speed should be achieved within 5 to 6 seconds after the stationary position. The number of acceleration runs can be fixed according to the age, experience and capacity of the athlete. Thus it is the ability of the sprinter to achieve high speed from stationary position. तो हम लोग का सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाता है, सेक्शन डी को भी ख़त्म करते हैं एकदम इजीली।
कुछ नहीं है इसमें, बैलेंस्ड डाइट का जो ट्रायंगल दिया गया है कि सबसे नीचे ब्रेड है, फिर मिल्क चीज़ है, फिर फ्रूट्स है, फिर मीट है और फिर सबसे ऊपर फिश है, ठीक है। तो क्या लिखा है, द बॉटम पार्ट ऑफ द फूड पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय डैश इंडिकेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इनटेक। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है क्योंकि एनर्जी हमको चाहिए रहता है ना। वाटर इज अ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। फिर विच ग्रुप इज अवर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, तो बिल्ड और मेंटेन में हमेशा प्रोटीन आंसर रहता है, याद कर लो, ठीक है। फिर हमारा रहता है एक और चीज़ पूछ रहा है, विच मिनरल फंक्शंस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ्स, तो कैल्शियम फॉस्फोरस आंसर होगा, ठीक है, कैल्शियम लिख देना। फिर बोल रहा है कि पैरालंपिक गेम्स सबसे पहले कहाँ कब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो 1960 उसका आंसर है। उस अर्लियर मोटो क्या था पैरालंपिक गेम्स का, तो माइंड बॉडी स्पिरिट, ठीक है, क्या था, माइंड बॉडी स्पिरिट था आंसर। और इसका अभी मोटो क्या है, अभी है स्पिरिट इन मोशन, क्या है, स्पिरिट इन मोशन। अभी का मोटो क्या है, याद रखना, स्पिरिट इन मोशन है, और पहले क्या था, माइंड बॉडी स्पिरिट, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले का था लास्ट से चालू, एंड हो रहा था स्पिरिट से, और अभी जो नया है उसको चालू हो रहा है स्पिरिट से, है ना। मतलब स्टार्टिंग अभी नए वाले का स्पिरिट से चालू हो रहा है और एंड इधर पुराने वाले का स्पिरिट से ख़त्म हो रहा है, ठीक। व्हाट वर दी फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, वेयर वर दी फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज, तो रोम इटली में हुआ था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, फादर कौन थे, तो डॉक्टर लडविग गटमैन, हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। फिर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर अंडर दी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, तो अभी 183 कमेटी है सितंबर 2022 2023 के डेटा के हिसाब से। वैसे ये पूछेगा नहीं क्योंकि कमिटीज चेंज भी हो सकते हैं, कमेटी मेंबर्स चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन 33 में आते हैं, बहुत इजी है, बेसिकली फिक्चर्स के बारे में बोल रहा है, स्टेयरकेस मेथड लीग टूर्नामेंट का। और यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, पूछ रहा है कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में n नंबर का फॉर्मूला बताइए, तो इसका होता है n मल्टीप्लाइड बाय n-1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड किया जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रहते हैं उसी को हम लोग विजेता घोषित कर देते हैं। पूरा लीग अगर पूरा हो जाए और हम लोग फिर पूरा लीग कंप्लीट होने के बाद देखें कि कहाँ पे हम लोग का कौन जीत रहा है, बेसिकली कौन सा टीम, तो हम लोग देखेंगे जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग जिता देंगे। तो और इसका आंसर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ब्रिटिश मेथड, हम लोग ब्रिटिश मेथड यूज़ करते हैं, तो इसमें लिखा है ब्रिटिश और अमेरिकन मेथड। Good morning. गुड मॉर्निंग। एक
सो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 5 मिनट का थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन विच मेथड नो बाय इज गिवन, तो स्टेयरकेस मेथड में कोई बाय नहीं दिया जाता। कौन से मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स नहीं इंडिकेट किए जाते स्टेयरकेस में, तो वो होते हैं स्टेयरकेस मेथड में, क्योंकि राउंड्स क्या होंगे वो स्टेयरकेस मेथड में नहीं इंडिकेट होते हैं, ठीक। तो हमारा सेक्शन डी भी ख़त्म हो जाता है, सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई भी बड़ा मज़ेदार है, पूर्ण रहा है कि पर्सनैलिटी क्या होता है, उसके डायमेंशन बताइए, तो वो आपको 9th वाले चैप्टर से मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी क्या होता है। तो सबसे पहला तो आता ही डेफिनेशन है, ठीक है। द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसोना, ठीक है, ये याद रखना है, परसोना से डिराइव किया गया, विच मीन्स अ मास्क। Actors in ancient Greece used to wear these masks when they acted in plays. Thus, removing the masks meant showing your true self or identity. Personality is basically a set of characteristics like attitude, habits, traits, etc. possessed by a person which greatly influences his motivation, emotion, and behavior in different situations. It reveals the psychological makeup of an इंडिविजुअल थ्रू हिज बिहेवियर। बेसिकली हम अपने अपने एक पर्सोनास क्रिएट करते हैं और हम लोग एक मास्क पहन के, राइट, साइकोलॉजिकल मास्क पहन के सोसाइटी को अपने आप को रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। सोसाइटी हमें कैसे परसीव करती है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मास्क पहने हैं, या फिर कौन सा साइकोलॉजी या फिलॉसफी हम लोग अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से उसमें आप डायमेंशंस कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। पर्सनैलिटी स्टार्ट्स डेवलपिंग सिंस बर्थ बट इट अज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी टेक्स प्लेस। देयर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटीज़, है ना। जैसे फिजिकल डायमेंशन हो गया, फिजिकल डायमेंशन इज रिलेटेड टू गुड फिजिक, गुड अपीयरेंस, गुड हेल्थ, एक्सेट्रा। इन फैक्ट इट encompasses 4 aspects that are physical, culture, physical qualities, physical capacity and skills, and physical environment. Physical culture includes cultivation of right kinds of habits, attitudes regarding food, sleep, posture, rest and relaxation. Physical quality includes stamina, strength, flexibility, balance and endurance of person, ठीक है। फिर सेकेंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं, इमोशनल डायमेंशन। Emotions are the feelings of an individual accompanied by internal or external changes of the body. These changes have an impact over the personality of an individual. Love, jealousy, anger, fear and hatred are an example of emotion. ठीक। Sometimes player of same as well as opposite team develop feeling of jealousy due to different reasons. They forget the spirit of game and see each other as an enemy. All this happens due to lack of emotional dimensions of personality. Hence, for being a good sports person, emotional dimension of the personality is prerequisite as it adds value in sports. फिर आता है social dimension. For personality development, we all need to acquire a set of social skills. These skills help us to build up relationships with others in society and also enable us to coordinate with others effectively. Social skills are enhanced by nurturing a few basic human qualities like trust, faith, cooperation, establishing relationships, and respecting each other's culture. We meet people from different cultures, backgrounds, which helps us diversification of personality. These qualities are necessary for the personality of a sports person. Due to deficit of these qualities in sports person, lot of evils such as betting, racism, etc. have been witnessed in sports arena. फिर एक होता है mental dimension, है ना। It can be referred as main driving force of personality of an individual. If any individual is mentally strong and stable, then he will have a good personality. In our society, it is considered or well accepted fact that individuals with high intellectual ability
have supreme personality. Mind receives information from sense organs and then processes them by organizing, analyzing, synthesizing, and then finally utilizing them in personality development. ठीक है. Society as well as sports person generally assumes that in sports only physical personality plays key role, but they are wrong, as intellectual dimension is equally required. मतलब intellectual dimension भी बोला जाता है इसको. ठीक. एक और डायमेंशन ऐड किया गया है, ये शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा. Spiritual dimension, apart from physical, mental, social and intellectual dimension, the spiritual dimension is also an important attribute. With the spiritual dimension, an individual is able to recognize oneself and his characteristics. Spiritual dimension provides right direction to one's personality. It helps us in knowing answers of lot of questions such as what we want to do, which acts provide us pleasure, etc. We can say that without spiritual dimension, one personality will be incomplete. For sports person, playing a match, doing training, bring him closer to spirituality. Sports are not just meant for competition or entertainment, but they also provide sense of satisfaction to people. तो ये 5 पॉइंट लिख दोगे और आप पर्सनैलिटी का डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता. फिर आपको बोल रहा है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर एक बताइए जो कि डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ को एज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. ठीक है, तो हम लोग का यही 10th में ही आएगा ये, है ना. स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, और क्वेश्चन क्या. ठीक. और स्ट्रेंथ क्या होता है? कंपोनेंट होता है एसेंशियल फिजिकल फिटनेस के लिए. इट मीन्स द कैपेसिटी टू विथस्टैंड फोर्स और प्रेशर. स्ट्रेंथ refers to the ability of muscle to exert force or overcome resistance. Strength in sports refers to muscular strength. फिर आप मतलब स्ट्रेंथ को टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे डायनेमिक स्ट्रेंथ हो गया, डायनेमिक में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आता है. तो ये सब का एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर स्टैटिक स्ट्रेंथ में होता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, है ना. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पोजिशन. ठीक है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ का. ठीक है. फिर आप ट्रेनिंग मेथड्स भी बता सकते हैं कि आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक भी होते हैं. ठीक है, तो ये सब होता है बेसिकली. इसी को आपको बताना है घुमा फिरा के, इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाय. ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्चर फॉर 21 टीम्स विद ऑल स्टेप्स इनवर्ड. तो इसका मैंने बनाया है आंसर, आप इसको पढ़ सकते हैं. इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि इसको अच्छे से हम लोग कंसंट्रेट करके पढ़ सकें. क्या बोल रहा है? अ बाय इज अ स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू अ टीम इन द इनिशियल राउंड्स बिकॉज ऑफ विच इट गेट्स एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्टेड मतलब छुटकारा पाना. फ्रॉम प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड एंड डायरेक्टली एंटर्स इन द सेकेंड राउंड. बाय क्या है? एक एग्जेम्पशन मिलता है, स्पेशल एग्जेम्पशन किसी भी रैंडम टीम को. वो हम लोग फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं बेसिकली कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, है ना. ये कोई एक स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है एक स्पेसिफिक टीम को, वो फिर स्पेशल सीडिंग में आ जाएगा. बाय है तो ये बेसिकली हम लोग फिक्चर्स को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो कुछ टीम्स को स्पेशल एग्जेम्पशन मिल जाता है, उन लोग को फर्स्ट राउंड से नहीं सेकेंड राउंड से खेलना पड़ता है. ठीक है, उसी को हम लोग बाय बोलते हैं. फिर हम लोग को फिक्चर बनाना है किसका? एक नॉकआउट टूर्नामेंट का जिसमें है नंबर ऑफ टीम्स 21. तो सबसे पहला तो आपको ये लिखना है कि नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, विच इज कैपिटल N. ठीक है, तो वो होगा 21. फिर नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ. हमेशा याद रखना, फॉर्मूला याद हो या ना हो, कि आपका जब भी ऑड नंबर ऑफ टीम्स रहेगा, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टीम्स रहेगा तो आपके अपर हाफ में ज़्यादा होंगे और लोअर हाफ में कम होंगे. मतलब जैसे कि अगर 51 है तो आपके 26 किस में जाएंगे? अपर हाफ में जाएंगे. 25 किस में जाएंगे? लोअर हाफ में जाएंगे. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो n+1 डिवाइड बाई 2 और n-1 डिवाइड बाई 2. तो इधर 21 था तो 11 ऊपर चला गया, 10 नीचे चला गया. ठीक है, फिर नंबर ऑफ बायस पूछ रहा है. नंबर ऑफ बायस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n - n.
अब ये बना 2 टू द पावर n क्या चीज़ है? देखो 2 टू द पावर सबको याद होगा, तो 2 टू द पावर 1 2 होता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, तो ये सब होता है। तो 2 की पावर जो भी इससे ऊपर होगा 21 से, तो 2 की पावर जैसे 5 है ना, 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा 32 होता है, ठीक है। तो 32 21 से ऊपर है ना। क्या 16 21 से ऊपर है? नहीं, 32 21 से ऊपर, मतलब जस्ट उसके ऊपर वाला। तो 2 टू द पावर n मतलब हम लोग 2 टू द पावर 5 लेंगे और उसको माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स से, ठीक है। और ये 2 टू द पावर जो n है उसमें जो स्मॉल n लिखा है वो बेसिकली नंबर ऑफ राउंड्स को भी डिटरमाइन करता है, ठीक। तो बेसिकली हमारे नंबर ऑफ बाइस हो गए 32 माइनस 21 विच इज़ 11, विच इज़ व्हाट 11। फिर हम लोग को नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 टू द पावर n जो भी है ना, वो हम लोग डिस्कस किए थे, n इज इक्वल टू 5 आता है, तो 5 राउंड्स होंगे, ठीक। फिर नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, नंबर बाय इन लोअर हाफ, और ये याद रखना है आपको कि नंबर ऑफ बाय सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं फिर नीचे आते हैं। ये फॉर्मूला को आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसमें n+1/2 था, इसमें b-1/2 हो गया, तो ये थोड़ा सा रिवर्स वाला फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक साथ दिख जाए, हाँ ठीक है। तो मैंने पहले क्या लिखा है, ये देखो टीम लिखा मैंने पहले, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टीम लिखा, फिर मैंने राउंड 1 लिखा, फिर राउंड 2 लिखा, राउंड 3 लिखा, राउंड 4 लिखा, राउंड 5 लिखा। इसको आप रोमन में भी लिख सकते हो, मैं गलती से एज न्यूमरिकली लिख दिया, बट ऐसे I+I+3 IV और फिर V ऐसे लिखना था आपको, तो मैं गलती से वो कर दिया, ठीक है। लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा गैप लेकर करना, ठीक है। फिर ऐसे नंबर टीम्स को लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पूरा ऐसे लिख दिए। और 11 से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे डॉटेड लाइन, और ऐसे गोल गोल करके अपर हाफ लोअर हाफ रिप्रेजेंट कर देना कि भैया ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, ठीक है। फिर बाइज आपको देना आता होगा कि सबसे पहले तो लोअर हाफ को देंगे, फिर लोअर हाफ के सबसे नीचे वाले को देंगे, फिर अपर हाफ के सबसे ऊपर वाले को देंगे, फिर लोअर हाफ के सबसे ऊपर वाले को देंगे, और फिर अपर हाफ के सबसे नीचे वाले को देंगे, और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो B1 B2 B3 B4, फिर B5 इधर फिर से आ गया, फिर B6 ऊपर फिर चला गया, B7 फिर इधर होगा, फिर B8, फिर B9 किधर है, B9 यहाँ फिर से आ गया साइकिल, और B10 इधर आ गया, और B11 इधर आ गया, ठीक है। अब देखो आपको बाइज वाले को राउंड 2 में पेश करना है, तो सबसे पहले राउंड 1 को क्लियर कर देंगे, तो 4 5 6 7 8 9 15 16 और 17 18 को मैच लगवा देंगे। और फिर आपको तो आता ही होगा, बाय B2 B6 को मैच लगा देना है सिंपली, या 1 2 को मैच लगा देना है, और फिर 3 को जो भी जीता होगा 4 5 में, जैसे 4 इधर जीता है तो उसके साथ मैच लगवा देंगे। और फिर ऐसे करते 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 आपके राउंड 5 में सिर्फ एक ही मैच होगा जिसमें विनर घोषित किया जाएगा। सिंपली आपको तो बनाना इतना तो आता ही होगा, मैं आपको दिखा भी दिया हूँ, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद ये रखना है, बाय का डेफिनेशन की प्रेशर प्रिविलेज होता है गिवन टू अ टीम इन इनिशियल राउंड बिकॉज ऑफ विच इट गेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड एंड डायरेक्टली एंटर्स द सेकंड राउंड। आपको ये याद रखना है कि आपको नंबर ऑफ टीम्स लिखना है, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ लिखना है, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ लिखना है ना। फिर आपको लिखना है टू नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ राउंड्स, फिर नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। ये सब इतना अगर आप लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स लाने से इसमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपको इतना ही बनाना है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर आपको बोल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन कि मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर द फिटनेस टेस्ट बाय साई, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट एंड पार्शियल कलअप। ये आपको आता होगा, आपने पढ़ चुका होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। ये 7 होते हैं, BMI पुशअप, मॉडिफाइड पुशअप, सिट एंड रीच, पार्शियल कलअप, 50 मीटर रन, 600 मीटर वॉक इन रन। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और इसके बाद ही हम लोग का ख़त्म हो जाता है डिस्कशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन PT2।